राजनीति में जनप्रतिनिधियों का आकलन किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है। यही प्रक्रिया बताती है कि जनता के बीच नेता की छवि कैसी है और संगठन की पकड़ कितनी मजबूत है। कांग्रेस ने अब इसी आकलन को केंद्र में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। इसमें सबसे पहले नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर विधायकों की लोकप्रियता का आकलन होगा। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ये देखा जाएगा कि जनता से जनप्रतिनिधियों का संवाद कितना मजबूत है, उनके कामकाज की धार कैसी है और क्षेत्र में उनकी छवि किस आधार पर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस को किसी नए आकलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता पहले ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसे नकार कर अपना आकलन बता चुकी है। कांग्रेस को आकलन की नहीं, आत्म मंथन की जरूरत है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि ये कदम केवल आलोचना या कमजोरियों को गिनाने के लिए नहीं, बल्कि संगठन सृजन के लिए उठाया गया है। पार्टी कहती है कि जब कार्यकर्ताओं और जनता की राय के आधार पर नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो इससे संगठन की दिशा और रणनीति दोनों मजबूत होंगी। कांग्रेस का दावा है कि ये प्रक्रिया भविष्य की तैयारी और जनता के साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाने की नई शुरुआत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा फैसला, जनप्रतिनिधियों की होगी परीक्षा। जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का होगा आकलन। पहले चरण में नगरीय निकाय प्रतिनिधि शामिल, दूसरे चरण में होगा विधायकों का मूल्यांकन। कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा फीडबैक, मतदाताओं से संपर्क, संवाद और कामकाज होंगे आधार। जनता का फीडबैक होगा टिकट का आधार। 2027 से पहले कांग्रेस का आत्ममंथन अभियान। जनप्रतिनिधियों का आकलन तो ऑलरेडी लोकप्रियता का होता है, तो जनप्रतिनिधि बनते हैं। विधायक हों, सांसद हों या दूसरी जगह कोई भी निर्वाचित व्यक्ति लोकप्रियता के आधार पर ही बनता है। और कांग्रेस पार्टी तो नियमित रूप से प्रक्रिया चलाती रहती है और काम करती रहती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसमें कहीं किसी को वो है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सतत प्रक्रिया है कि हम लोग एक दूसरे के व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आकलन करने का अधिकार तो जनता को दिया है और जनता के आकलन में कांग्रेस फेल हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता तो 20 सालों से कांग्रेस को नकार रही है और लोकसभा चुनाव में तो 29 में से 29 सीटें वो हार चुकी है। इससे बड़ा आकलन उसे क्या चाहिए? बाबा साहब ने संविधान में आकलन करने का अधिकार तो जनता को दिया है और उस आकलन में फेल होने के बाद भी उन्हीं फेल प्रोडक्टों को चलाओ और फिर खुद आकलन करो। ये तो वही हुआ कि खुद ने लिखा और खुद ही ने जांचा, और यही वो कारण है कि कांग्रेस नीचे आ रही है। इस मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार 20 सालों से कांग्रेस को 0 मार्क दिए हैं, कांग्रेस को पीछे किया और लोकसभा में तो 29 के 29 हरवा दी। इससे ज्यादा आकलन अब कांग्रेसियों को क्या चाहिए? बहरहाल भले ही बीजेपी के अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस की आकलन की इस प्रक्रिया से ये तो साफ है कि पार्टी अब हार की वजह तलाशने से आगे बढ़कर जीत की संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये आकलन कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में कितनी ताकत दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे, दरअसल कांग्रेस ने अपने जनप्रतिनिधियों की इमेज टेस्ट करने के लिए आकलन करेगी। अब उनका, उसको TRP भी कह सकते हैं, वैसे जांचेगी इस भाषा में। अपना फीडबैक लेगी, अपने जनप्रतिनिधि कैसे हैं, जनता से उनका बिहेवियर कैसा है, उनसे लोगों से उनका संवाद कैसा है। इस आधार पर उन जनप्रतिनिधियों के आगे का आकलन होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि टिकट भी इस आधार पर तय किए जाएंगे। तो फिलहाल विधानसभा का चुनाव तो अभी नज़दीक नहीं है, लेकिन सबसे पहली परीक्षा तो निकाय चुनाव में होगी। और निकाय चुनाव भी विधानसभा चुनाव की जीत की पहली सीढ़ी होते हैं। और यदि यहाँ परफॉर्मेंस बेटर रहता है तो निश्चित तौर पर संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कांग्रेस वैसे भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और बहुत सारे प्रयोग कांग्रेस में भी हो रहे हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। निश्चित तौर पर बीजेपी संगठन पर बहुत ज़्यादा
काम करती है। वहाँ कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और काम के लिए कार्यकर्ता है। लेकिन अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चली है और ये जो नए प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो सृजन अभियान हो उनका, उसके तहत भी अभी जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ। हालांकि जिलाध्यक्षों के मनोनयन के बाद बहुत सारे विवाद की स्थिति बनी, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया के तहत गुजरे और अंतिम छोर तक गए, ज़िला लेवल तक गए, ब्लॉक लेवल तक गए, फीडबैक लिया लोगों से, पर्यवेक्षक बनाए उन्होंने हर ज़िले के लिए। तो कहने का अर्थ ये कि पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता निचले लेवल तक जा रहे हैं और कांग्रेस को ये समझ आ गया है कि बिना संगठन को मजबूत किए चुनाव की बैतरणी पार करना मुश्किल है। इसलिए उसने संगठन पर ध्यान दिया है और संगठन को लेकर कई सारे प्रयोग शुरू किए हैं, कई सारी एक्सरसाइज पार्टी में हो रही हैं। तो आज चर्चा इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के आकलन के क्या है मायने? क्या ये आकलन कांग्रेस को नई ऊर्जा देगा? फीडबैक आधारित मूल्यांकन से नेताओं की कितनी बदलेगी कार्यशैली? बीजेपी क्यों उठा रही कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आकलन पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह जी गौतम हैं। संतोष जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा की तरफ से विधायक हमारे साथ मोहन सिंह राठौर जी हैं। राठौर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी हमारे स्टूडियो में हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संतोष जी आपसे ही कर लेते हैं। पार्टी में नवाचार चल रहे हैं, पार्टी में नए प्रयोग हो रहे हैं, संगठन को मजबूत देने की दिशा में काम हो रहे हैं। अब ये जो फीडबैक आप ले रहे हैं, ये पूरा आपका क्या प्लान है? क्या इसके पीछे आपकी रणनीति और क्या इससे संगठन को मजबूत करने में कितनी ताकत मिलेगी? है कि कांग्रेस पार्टी ये कोई पहली बार नहीं कर रही, इस प्रकार का फीडबैक ले रही है अपने जनप्रतिनिधियों का। पहले भी कांग्रेस पार्टी में फीडबैक लेने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और कांग्रेस पार्टी इसी आधार पर जब अगले चुनाव होते हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो आकलन करती है किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बेचैन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये बात पता है कि उनके वहाँ तो कोई इस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली अब शेष बची नहीं है 2014 के बाद से। जिसको चाहे पर्ची का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिसका चाहे टिकट काट दिया जाता है, जिसको चाहे कठपुतली का अध्यक्ष बना दिया जाता है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले लें, प्रदेश अध्यक्ष को ले लें, शहर अध्यक्षों की तो साथ ही क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ कठपुतली चुने जाते हैं। उनके वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हो चुकी, कोई चुनाव के लिए मतदान नहीं होता है। जेपी नड्डा को बार बार अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो कठपुतली अध्यक्ष है, वो केवल प्रधानमंत्री को लेने और छोड़ने जाते थे, बस यही उनकी भूमिका थी, बाकी तो कोई उनकी भूमिका है नहीं। तो लगातार उनको मंत्री पद पर बनाए रखना, उन्हीं को अध्यक्ष बनाना, उन्हीं को राज्यसभा में नेता बनाए रखना। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कठपुतली की जो परंपरा शुरू की है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तो उनको जब कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूती से चल रही है तो उनको जलन होना स्वाभाविक है। क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस आंदोलन बेस्ड पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब सही कदम उठाना शुरू कर दिए, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट होना स्वाभाविक है। और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही, चाहे किसानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे हो। लगातार हमारे शहर अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और नेता प्रतिपक्ष तक लगातार मैदान में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनके पास नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ है नहीं, तो निश्चित रूप से वो हमारे जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। ठीक है, एक रिमार्क ले लेते हैं मोहन सिंह जी राठौर सर का। सर आवाज मिल रही मेरी आपको? सर बहुत कम आ रही थी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने जो कहा समझ में नहीं आ रहा। चलो आप बताइए। हाँ, मेरा सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी का ये कहना था कि हमारे यहाँ फीडबैक लेने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ ये सतत प्रक्रिया चलती है और हमारे यहाँ बीजेपी जैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ तो बीजेपी में तो कोई चुनाव तो होता नहीं है, ये ऐसे उनके आरोप है कि यहाँ तो अध्यक्ष भी जेपी नड्डा भी जो है वो
प्रधानमंत्री जी की कठपुतली है, इसलिए उनको ही अध्यक्ष बनाए हैं, उन्हीं को मंत्री बनाए हुए हैं, उन्हीं को राज्यसभा सदस्य बनाए हुए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, योगीराज जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, कई अवसर आपने देखे होंगे। जी। कांग्रेस पार्टी में फीडबैक लेने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। ये बात इनकी सही है जो प्रवक्ता जी आपको कह रहे हैं, संतोष जी, लेकिन ये भी प्रक्रिया बहुत पुरानी है कि उस फीडबैक को मानता कोई नहीं है। नेताओं का स्पष्ट मानना है कि नियम बनते ही तोड़ने के लिए हैं। तो ये सारे सर्वे हैं, सारे फीडबैक हैं, ये हर चुनाव में होते हैं, पिछले 40 साल से हो रहे हैं। लेकिन हर बार जब परिणाम आते हैं तो परिणाम उसके विपरीत आते हैं, क्योंकि अंत में टिकटों का वितरण तो नेताओं की जोर आजमाइश से और नेताओं के कोटे से होता है। और उसी प्रथा की वजह से जनता ने नकार दिया पूरी तरह से, क्योंकि जो जनता का व्यक्ति है वो जनता के व्यक्ति तक ये पहुंचते नहीं है, और ये जिसको देते हैं वो जनता के द्वारा नकार दिया जाता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो। यही परिणाम पहले आए थे। लोकसभा में इनका 100% रिजल्ट आ गया, विधानसभा में 80% आ गया था। इस बार विधानसभा में भी 100% कांग्रेस को नकारने का काम जनता करेगी, ऐसी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे फीडबैक कितना भी ले लें। ठीक बात। अभी मैं आपका सवाल में संतोष जी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कन्हैया लोधी जी को इन कर लेता हूं। कन्हैया जी, ये जो प्रोसेस चल रही है कांग्रेस संगठन में, ये कितनी ज़रूरी है आज के दौर में, और वास्तव में इस प्रोसेस का कुछ परिणाम निकलता है कांग्रेस में? मुझे लगता है कि योगीराज जी, इसका स्वागत किया जाना चाहिए यदि कांग्रेस इस तरह की पहल कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि वो लंबे समय से ऐसा करती आ रही है, लेकिन आमतौर पे हमने कभी देखा नहीं कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें निकल करके आती हैं। ये और बात है, कोई इस तरह के जब भी कोई अच्छा क्रिएटिव वर्क करते हैं तो एक लंबा इतिहास की वो दुहाई देते हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दल बड़े दल हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। दोनों ही दलों की हम तुलना करते हैं तो कांग्रेस में हम देखते हैं जो ये पट्टावाद वाला जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हावी है ना। तो वो जो पट्टावाद वाला जो कल्चर है उसके दायरे से यदि बाहर निकल करके जो ग्राउंड में जो एक्चुअल में जो कार्यकर्ता है, जो ग्रासरूट पे काम कर रहे हैं और उनकी यदि लोकप्रियता बनी हुई है या वो कितने लोकप्रिय हैं, यदि उसका वो एनालिसिस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो जो ग्रासरूट पे है वो उतनी एक्टिव नहीं है जितना कि वो सोशल मीडिया में एक्टिव है। इसलिए अपना यदि जनाधार मध्य प्रदेश में उनको मजबूत करना है, अपने अगले चाहे वो 2027 का नगरीय निकाय चुनाव हो, उसके बाद मतलब पंचायत चुनाव है, फिर उसके बाद में फिर विधानसभा चुनाव, फिर बाद में फिर लोकसभा चुनाव आएंगे 2028 और 29 के बाद में। तो अपने आप को यदि बहुत मजबूत करना है इनको, तो निश्चित रूप से इस दिशा में उनको काम करना पड़ेगा। जो एक्चुअल में जो ग्रासरूट पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनकी लोकप्रियता जो है तो उसको उस हिसाब से उनके स्टेटस के हिसाब से जो है उनको पद और महत्व और इम्पोर्टेंस उनको देना पड़ेगा। ये आपने बहुत ठीक बात कही कन्हैया जी। अब मैं आपके सवाल, मोहन जी के सवाल और एक मेरा सवाल संतोष जी की तरफ ले जाता हूँ। देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी प्रयोग हो, कोई भी नवाचार हो, उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए, और पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी के कर्ताधर्ता ऐसा करते ही हैं। एक सवाल जो बार बार उठता है, जो कन्हैया जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और ज़मीन पर उसकी सक्रियता कम दिखाई देती। अब इसको मैं एक इस तरह से भी आपसे पूछता हूँ, हम जब विधानसभा जाते हैं, विधानसभा आज के दौर की विधानसभा और संसद में कांग्रेस की जो पार्टिसिपेशन देखें तो आप ये स्पष्ट नज़र आएगा कि उसकी सदन में अंदर चर्चा के बजाय उसका ध्यान ज़्यादा रहता है मीडिया की तरफ। वो बाहर जाते हैं और आजकल तरह तरह की वो चीज़ें, चाहे उपकरण हो, प्रैक्टिकल टाइप के उपकरण लेके जाते हैं, कहीं बीन बजाएंगे या कुछ भी सांप सचुंदर ले आएंगे, और एक ध्यान आकर्षण करने की एक प्रवृत्ति कांग्रेस की बढ़ रही है। तो मेरा एक तो ये कहना है कि क्या वास्तव में जो एक्चुअल और वर्चुअल के बीच का जो गैप है उसको कांग्रेस फिल कर पाएगी क्या? दूसरा, ग्राउंड लेवल पर आपकी क्या तैयारी?
देखिए योगीराज जी, आप भी इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को भी करीब से देखते रहे और कन्हैया जी के प्रति भी आदर व्यक्त करते हुए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो राजनीतिक विश्लेषण है वो अपनी जगह सही हो सकता है क्योंकि ये आपका विचार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि कांग्रेस ध्यानाकर्षण की कोशिश क्यों करती है, विधानसभा में अपनी बात क्यों नहीं उठाती है, तो आपको यह भी समझना होगा कि 2014 के बाद से विपक्ष को कुचलने के लिए जिस प्रकार से प्रयास किए गए और जिस प्रकार से चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं, वो चलने नहीं दी जाती है क्योंकि उनको लगता है, राजाओं को जो क्षत्रप बने हुए आज की तारीख में, जिनको लगता है कि हम तानाशाह हैं, उनको लगता है कि हमारी पोल खुल जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे कि इस देश में कौन कौन सी चीजें किसको बेची जा रही हैं, क्या क्या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कौन से काले कानून किसानों के लिए लाने की कोशिशें इस देश में हुई हैं, किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी देश में क्यों इतनी बढ़ी हुई है, 2 करोड़ के रोजगार के वादे का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जो 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों को देने की बात हुई थी, या 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात हुई थी, या 6000 रुपए जो समर्थन मूल्य सोयाबीन के लिए किसानों को देना था उसका क्या हुआ, खाद बीज की इतनी कालाबाजारी क्यों हो रही है, किसान खाद बीज की लाइनों में लाठियां क्यों खा रहे हैं, मध्य प्रदेश से पलायन क्यों हो रहा है, इन सब बातों पर प्रश्न उठाए जाएंगे तो विधानसभाएं चलने नहीं दी जाती, उसमें शामिल रहते हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भी। तो ये इस बातों को भी तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या मना करती कि हम सवाल नहीं उठाएंगे, कांग्रेस सवाल आमंत्रित करती, जनता से सुझाव लेती है। आपने देखा होगा उमंग सिंगार जी ने जनता से सवाल आमंत्रित किए थे कि आप हमको सवाल भेजिए, हम विधानसभा में उठाएंगे, तो क्या रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए मंगाए गए थे, वो मंगाए गए थे उठाने के लिए, लेकिन इस जिसको कहते हैं कि अक्षम सरकार की, नाकारा सरकार की हिम्मत नहीं कि कांग्रेस के उन सवालों का जवाब दे, इसलिए वो ये इनके इन प्रकार ये चाहती है कि विधानसभा को चलने नहीं दे। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस बाहर प्रदर्शन करती है, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। कांग्रेस जब बाहर इसलिए प्रदर्शन करती है, योगी राजी सुन लीजिए मेरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, और हम विपक्ष हैं, हमको यदि आप स्वर नहीं देंगे तो कौन देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये इसलिए विधानसभा चलने नहीं देती है क्योंकि अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसकी जितना दुष्प्रचार है, जितने झूठा प्रोपेगेंडा है, उसकी पोल खुल जाएगी कि ये सरकार वास्तव में कहां स्टैंड करती है जनता के कामों के नाम पर। इसलिए हमको बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है क्योंकि गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए जो विधानसभा में हमारी बात सुनने को राजी नहीं है, हमें बैंड भी बजाना पड़ेगा और पुंगी भी बजाना पड़ेगी इस सरकार की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो हो गई ये बात, दूसरी बात आपने कहा, आदरणीय कन्हैया जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हम ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, हो सकता है कि आपका आकलन ऐसा हो, लेकिन आज ही इंदौर में प्रदर्शन किया गया, जो एकलव्य गौड़, मालिनी गौड़ विधायक के सुपुत्र हैं, उन्होंने जो अनर्गल बयान दिया कि मुस्लिम लोगों को आने नहीं दिया जाएगा सराफा जैसे बाजारों में और इंदौर के बाजारों में, तो इस प्रकार की जो अराजकता फैलाने की बात है, कांग्रेस उसके विरुद्ध आज भी मैदान में है। जीतू पटवारी जी ने परसों ही उज्जैन में प्रदर्शन किया है कि कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन कांग्रेस मैदान में नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको दिखाने के लिए हमको मीडिया का भी सहयोग चाहिए, हम सोशल मीडिया पर लगातार इसे प्रसारित नहीं कर सकते। योगी राज जी, हम सबकी समग्र जवाबदारी है कि जब सरकार कोई गलत काम करे तो उनके कान खींचे जाए, ये नहीं कि सरकार, आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, लेकिन समग्र मीडिया के ऊपर कह रहा हूं कि हम सरकार के चारण और भाट बनकर इस देश के असली प्रश्नों को नहीं उठा सकते। हमें मीडिया के संतोष जी, आपको इसमें शामिल कर रहा हूं मैं कि आप हमारे स्वर दीजिए हमें, हम ये कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हम तो आपका इतना साथ दे रहे हैं कि आप मीडिया, आप सदन के अंदर बोले तो हम छाप रहे हैं, आप सदन के बाहर बोलो तो आपको दिखा रहे हैं। हम तो लेकिन बहुत तेरा मीडिया ऐसा भी हो योगी राज जी जो ऐसा नहीं करता है। तो सरकार का मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जिस देश का मीडिया सरकार की चापलूसी में व्यस्त हो जाता है वो जनता के, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं मोहन सिंह जी से। जी योगेश जी, मैं आपको बता दूं जो आपने कहा है इस बारे में, मैं सदन का चूंकि सदस्य भी हूं मध्य प्रदेश विधानसभा का, मैं देखता हूं कि सदन के अंदर बात रखने के लिए तथ्यात्मक बात करनी पड़ेगी, आपको प्रूफ के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको तथ्य रखने पड़ेंगे। कांग्रेस के जो साथी सदन के अंदर हैं उनके पास तथ्यात्मक बात करने का मादा नहीं है, मुद्दे उठाने का मादा इसलिए नहीं है कि मुद्दे हैं ही नहीं। जनता की जिस तरह से जनहितैषी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, कितने मुद्दे गिनाए वो इनको निरंतर कर देती है। संतोष जी, मैं आपको मौका दूंगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। सदन के बाहर आके नारे लगाना और एक प्रदर्शन करना, नौटंकी करना, यही काम रह गया है और इसी काम को कर रहे हैं आजकल सदन के अंदर। बिल्कुल, इस बार सदन पूरे दिन चला है, जो सदन का समय निर्धारित था उसको पूरे दिन चलाया, एक एक मुद्दे पे घंटों बात की है, बल्कि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने विपक्ष को पूरा अवसर दिया अपनी बात कहने का। लेकिन विपक्ष के बाद मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास अवसर तो है
लेकिन उसके पास तथ्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने सारे तथ्यों को डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया है। जनता चाहे लाडली बहना हो, चाहे अन्य प्रकार से किसानों की खरीदी हो, किसानों को उचित मूल्य की बात हो, ये सारे मुद्दों पे जनता के साथ पूरी तरह से सरकार खड़ी है और इसलिए इनके पास अवसर नहीं है। ये अवसर निकालने के लिए कुछ तो भी करते रहते हैं। ठीक है, मैं संतोष जी आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा सा कन्हैया जी से एक कमेंट ले लेता हूं। कुछ बोले थे राठौर सर आप? मैं कन्हैया जी को मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए, हाँ जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता की पार्टी है, सत्ता के जाने के बाद निष्प्राण है। इनके अंदर अब वो दमी नहीं है कि ये बात कर पाए। ठीक है, इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी जिससे ये सामने खड़े हैं वो संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के ही ऊपर पूरा दायित्व उसका है, इसलिए ये कभी बराबरी नहीं कर पाए। ठीक बात। मैं एक बार कन्हैया जी के पास जा रहा हूं। कन्हैया जी, देखिए, चुनाव अभी फिलहाल कोई नजदीक नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन आप ये देखिए दोनों दलों की जो एक्टिविटीज हैं बहुत बड़ी हुई है और इतनी हाइप पे हैं कि जिससे बिल्कुल बहुत जल्दी चुनाव आने वाले। हालांकि ये उस दृष्टि से तो ठीक है कि आपको 24/7 चुनाव मोड में रहनी चाहिए जैसे बीजेपी रहती है, लेकिन कांग्रेस इस बार बदली बदली सी नजर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि तैयारियों के मामले में थोड़ी सी उसने सक्रियता बढ़ाई है, थोड़े से परिवर्तन किए हैं। तो ये जो लगातार वो चल रही संगठन की गतिविधियां, चाहे अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके संगठन के नियुक्तियां हो रही हैं, कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष बनाए, उनको काम दिया जा रहा है, पचमढ़ी में भी शिविर होने वाला है, इसके पहले भी लगातार शिविर कांग्रेस कर रही है, मांडू में हुआ, ये अक्सर शिविर बीजेपी करा करती थी। तो ये जो स्ट्रेटेजी जो चेंज हो रही है, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट? आपने सही कहा योगीराज जी। कुछ वर्ष पहले तक यदि देखें तो कांग्रेस लगभग, मैं महसूस करता हूं कि वो लगभग जड़वत्व वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस में फलाने गुट, ये गुट, वो गुट है ना, और वो गुट तो खैर अभी भी है, लेकिन उसके दायरे से बाहर निकल करके वो भले ही जो भी जिस गुट के भी प्रतिनिधित्व हो करते हो, वो कम से कम बाहर निकल करके वो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कम से कम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करना और एक दूसरे को धराशायी करने की वो मुहिम में ज्यादातर जो ये आपस में जो गुट ये के लोग हैं वो लगे रहते थे। अच्छी बात यह है कि वो गुट के दायरे से बाहर निकल करके आप कम से कम वो अपने किसी न किसी मूवमेंट को लेकर के या गवर्नमेंट के किसी फेलियर को लेकर के कम से कम वो कोई ना कोई अपना धरना प्रदर्शन या अपने कार्यकर्ताओं को वो घर से उठा करके कम से कम वो सड़क पे ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है कि संतोष जी ने अभी कहा कि विधानसभा में हमको बोलने नहीं दिया जाता। विधानसभा हम लोग रेगुलर कवर करते हैं और हम पूरे सत्र के दौरान हम लोग एक्टिव भी रहते हैं। तो मैं संतोष जी को ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपको भी लगता है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में अभी खाद का मुद्दा बड़ा बर्निंग सब्जेक्ट है आपके हिसाब से, कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट बना हुआ है, आप लोगों ने कहीं कहीं पे प्रदर्शन भी किया है ना इसी बात को लेकर के। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और हम जैसे कुछ और पत्रकार साथियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाउस के अंदर आप लोगों ने स्थगन का प्रस्ताव तो दिया, विधानसभा सचिवालय को एक फॉर्मेलिटी होती है, एक औपचारिकता होती है कि भाई आप लोगों ने स्थगन का प्रस्ताव दिया, लेकिन आप लोगों ने हाउस के अंदर जो है वो स्थगन की चर्चा की मांग की नहीं की है ना। आप उस मामले में मैं हाउस के अंदर था, उसमें सिर्फ ध्यानाकर्षण आया, ध्यानाकर्षण को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और ध्यानाकर्षण आप लोगों के वो 3-4 जो बड़े बड़े पदाधिकारी मतलब जो विधायक हैं उन्होंने लाया और उस पर चर्चा हुई हाउस के अंदर। तो आप तो सिर्फ जो जिस मुद्दे को लेकर के आप ध्यानाकर्षण को लेकर के हाउस में माहौल बना सकते थे वो करने के बजाय आप सिर्फ ध्यानाकर्षण से संतुष्ट हो गए, आपका जवाब आ गया, आप संतुष्ट हो गए। लेकिन कायदा तो ये कहता था कि आपको इस मामले में स्थगन यदि सरकार यदि स्थगन एक्सेप्ट नहीं करती तो स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि हाउस के अंदर देखिए आप लोग क्या होता है कि जोर शोर से बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, बातें करते हो, हाउस में चर्चा की मांग करते हो, लेकिन जब मेरिट की बात आती है, जब वो टेक्निकल की बात आती है ना, तो आप लोग बहुत कमजोर साबित हो जाते हो हाउस के अंदर। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये पिछले 10-15-20 सालों से मैं यही देख रहा हूं, जब से कांग्रेस यहां पर विपक्ष में है, ये हाउस के अंदर स्थिति बनी हुई है। ठीक बात है। ये संतोष जी एक तो आप जवाब दे दें, दूसरा एक बात ये बात सही है कि देखिए परिवर्तन है और लेकिन चुनौतियां भी हैं, उनको आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा।
देखिए योगीराज जी, मैं कन्हैया जी की बात से सहमत नहीं हूं। उनका अपना आकलन होगा, उनका पत्रकारिता का अनुभव और हाउस कवर करते रहे हैं। लेकिन मेरे पास फीडबैक जो आते हैं वो निश्चित रूप से हम भी लगातार हर चीज पर नजर रखते हैं, और हमारे पास हमारे विधायकों से बात होती है, तो हमें पता है कि हाउस में क्या होता है। इसलिए मैं उस पर विस्तार से जाना नहीं चाहता हूं, और न ही मैं किसी के जिसको एनालिसिस को गलत साबित करना चाहता हूं। मैं ये अभद्रता नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैंने जो कहा तथ्यों के आधार पर कहा, और उसमें नेता प्रतिपक्ष जी से मेरी कई बार बातें हुई आप हैं, एक और जवाब मुझे पता है विधायक जी का भी दे दीजिए। उन्होंने कहा था मुद्दों की कमी है आपके पास, उसका जवाब भी दे देना। नहीं, देखिए, मुद्दों की कमी तो मैंने इतने सारे मुद्दे गिना दिए उनको। मैंने बोला कि धान का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, आपने मोदी की घोषणा के नाम पर झूठ क्यों बोला, मोदी की गारंटी के नाम पर झूठ बोला गया। आपने गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया, आपने 3,000 रुपए का कहा था कि बजट आते ही 3,000 रुपए देंगे, अभी तक नहीं दिए गए। आपने 6,000 रुपए सोयाबीन के किसानों को समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया। शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, क्यों नहीं किया गया। आपने कहा था कि 2022 तक सबको पक्के मकान दे देंगे, 2025 आ चुका है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं राठौर साहब का। नहीं, योगीराज जी सुन लीजिए, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की थी, किसान आज घाटे में चल रहा है, वो उसका जवाब का क्या हुआ। इन सब बातों को कोई जवाब नहीं है, लेकिन तो जवाब ले ले जरा हमसे। चूंकि एक झूठ को 100 बार बोलती है, तो इसी प्रकार बोलती रहेगी जिस प्रकार की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मोहन सिंह जी से। जी सर। देखिए, अगर जो वायदे हैं अगर वो पूरे नहीं किए होते, अगर 2700 का गेहूं खरीदी की बात की है, इस वर्ष 2600 रुपए में गेहूं खरीदा जा रहा है। आप जाके किसानों से पूछिए तो सही, आय दुगनी करने की बात थी, आज किसानों की पैदावार कितनी बढ़ी है, उसके हिसाब से उसको समर्थन मूल्य कितना दिया जा रहा है। वो किसानों के लिए सरकार है और किसानों का पूरा ध्यान रख रही है। उसका जवाब वो लोगों पर आपको मिलता है, पर आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसको समझना नहीं चाहते। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है संतोष जी और मोहन सिंह जी, चूंकि समय इतनी था, मैं तो एक कमेंट इनका कन्हैया जी का भी लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल समय नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि दोनों दलों ने बिल्कुल कमर कसकर तैयारी कर ली है। दोनों के पास अपने अपने अस्त्र शस्त्र हथियार तैयार कर लिए गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। आप तीनों ने चर्चा में भाग लिया, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।